Hello students, welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे थे यूनिट नंबर सेकंड में भी थ्योरीज चल रही थी अपनी, बोस्किनेस थ्योरीज एंड वेस्टरगार्ड थ्योरी। ये दो थ्योरी थी जो अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, पिछले वीडियो में इन दो थ्योरी पे डिस्कस किया था अपन ने। आज कुछ और थ्योरीज बची हुई हैं तो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर वर्टिकल स्ट्रेस कंप्यूशन। ठीक है, अपना एक मेथड है अप्रोक्सीमेट मेथड है जिसमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है अपने को। तो वो जो हैं कुछ इसमें मेथड्स हैं अपने, कुछ 2-3 मेथड्स हैं। तो उनमें जो फर्स्ट मेथड है वो है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। क्या है? न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। ये मेथड क्या है? ये मेथड जो दो अपन ने थ्योरीज पढ़ी है उनसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ पॉइंट हैं जो इसमें डिफरेंट यूज किए गए हैं। ठीक है, तो वो कुछ जो पॉइंट है वो क्या है उनको देखना है इसमें। देखिए, फर्स्ट है कि इन दिस मेथड सोइल इज अज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस। जो कि उन दोनों जो थ्योरी थी उनमें भी यही बताया था कि सोइल को क्या लेना है अपने को, होमोजीनियस लेना है। दूसरा सेमी इनफाइनाइट, उसमें भी यही था, उन दोनों में भी यही था। इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक बोस्किनेस थ्योरी में भी आइसोट्रोपिक लिया, लेकिन वेस्टरगार्ड थ्योरी थी उसमें आइसोट्रोपिक नहीं कंसिडर किया था। हाँ, तो अपने को आइसोट्रोपिक बोस्किनेस और ये न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड में आइसोट्रोपिक सॉइल लेनी है। ठीक है, तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट में, होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट एंड इलास्टिक एंड आइसोट्रोपिक होनी चाहिए सॉइल्स। ये कौन से मेथड में बोला था? न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड में। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है? दीज चार्ट आर बेस्ड ऑन बोस्किनेस इक्वेशन, सो दीज चार्ट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। जो ये चार्ट है, इन्फ्लुएंस चार्ट है, न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट है, ये बोस्किनेस जो इक्वेशन है उसके ऊपर डिपेंड है। जो कि अपनी बोस्किनेस इक्वेशन थी सिग्मा जेड इक्वल टू के पी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो अगर उसके ऊपर डिपेंड है तो जो सॉइल होगी वो अपन स्ट्रेटिफाइड सॉइल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो न्यूमार्क्स ने पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया था कि बोस्किनेस इक्वेशन पे बेस है और इस पर कोई भी सॉइल है वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल नहीं यूज की जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या था? द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड्स इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी शेप ऑफ द लोडेड एरिया। इसका जो एक मेन जो एडवांटेज था वो ये था कि जो लोडेड एरिया है वो किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक, जिस एरिया पे अपना लोड लग रहा है तो वो किसी भी शेप का हो सकता है, जो कि बोस्किनेस और वेस्टरगार्ड थ्योरी थी उसमें ये नहीं था। उसमें या तो कोई अपनी प्लेन सरफेस होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सॉइल्स का स्पेसिमन है वो रेक्टेंगुलर या कोई भी अलग शेप में नहीं हो सकता उनमें। ठीक, लेकिन इसमें किसी भी शेप में हो सकता है। ये इसका एक मेन एडवांटेज था न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इन्फ्लुएंस चार्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल एंड रेडियल लाइन्स which divides it into different area unit where influence of each area unit at the center of the chart is same and reference as influence factor। देखिए, इस इन्फ्लुएंस चार्ट में जो ये चार्ट बनेगा, इसका जो डायग्राम प्लॉट होगा, ग्राफ प्लॉट होगा, तो उसमें एक तो कंसेंट्रिक सर्कल यूज़ किया जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल जो कि ऐसे रहेगा। ठीक,
और एक रेडियल लाइंस यूज की जाएंगी, जो रेडियल लाइंस ये निकलेंगी ऐसे, ठीक है, विच डिवाइड्स इट इनटू डिफरेंट एरिया यूनिट्स। अब इन दोनों से जो ये सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, ये कुछ ऐसे अंदर इसमें सर्कल बनेंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल और रेडियल लाइन से जो एरिया ये प्लॉट कर रहे हैं उनमें जो इन्फ्लुएंस फैक्टर होगा वो अपना डिफरेंट होगा बेसिस ऑन वर्टिकल स्ट्रेस पे। अगर इन्फ्लुएंस फैक्टर अगर अपना डिफरेंस होगा तो जो इन वर्टिकल स्ट्रेस है सिग्मा निकालेंगे वो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो मेन कहने का मतलब क्या है कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो यहाँ किस पे डिपेंड होगी, इन्फ्लुएंस फैक्टर पे, ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर पे, आई से डिनोट करेंगे इसको, ठीक। और ये कंसेंट्रिक सर्किल है, ये तो कुछ इस सर्किल शेप में रहेंगे जो ऐसे कुछ राउंड सर्कुलर शेप में, और एक रेडियल लाइंस के रूप में रहेंगी, रेडियल लाइंस, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, जनरली 10 कंसेंट्रिक सर्किल एंड 20 रेडियल लाइंस आर कंसीडर्ड विच डिवाइड्स इट इनटू 200 एरिया यूनिट। अब इसमें जो सर्किल होंगे, ये जो सर्किल थे ये कितने सर्किल होंगे, 10, और जो ये रेडियल लाइन है ये कितनी होंगी, 20, और जो डिवाइड किसको करेंगी, ये 200 मीटर स्क्वायर एरिया है उसको, मान लो मीटर में है तो 200 मीटर स्क्वायर एरिया को डिवाइड करेगी कौन, कंसेंट्रिक सर्किल और रेडियल लाइन। कंसेंट्रिक सर्किल तो जो कि कितनी है 10 और रेडियल लाइन कितनी है 20, ठीक है। अब जो इसकी इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड है, किस पे बेसिस है, बोस्किनेस इक्वेशन पे। तो बोस्किनेस इक्वेशन क्या है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है वो यहाँ क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एम इंटू एन, ठीक है। एम क्या है, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, जो ये सर्किल बने हुए हैं ये इनको किससे डिनोट किया है, एम से किया है, और एन क्या है, नंबर ऑफ रेडियल लाइंस, ठीक है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके काउंट करके फिर अपन क्या निकालेंगे, वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे। अब ये जो है ये 10 कहीं पे ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि 10 हो, कम भी हो सकते हैं, रेडियल लाइन भी कम हो सकती हैं, तो वो वैल्यू अपनी चेंज होगी वर्टिकल स्ट्रेस की, ठीक है। अब देखिए जो कंसेंट्रिक सर्किल है और ये जो रेडियल लाइन है ये ग्राफ में कैसे प्लॉट होती है, क्या डायग्राम होता है, तो वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए ये अपना इन्फ्लुएंस चार्ट है, ठीक। इन्फ्लुएंस चार्ट में जो ये लाइन जा रही है ये तो क्या होगी, रेडियल लाइन होगी। ये टोटल कितनी है 20 है, ठीक है। और जो ये सर्किल बन रहे हैं ये कितने हैं 10 है, ठीक है। तो जो कंसेंट्रिक सर्किल तो 10 है और जो रेडियल लाइन है वो कितनी है 20, ठीक। अब देखिए ये जो इसमें ये जो दिखाया है ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट वाला जो सर्किल मान लो ये अपने 10वें नंबर का सर्किल है। तो यहाँ पे जो जैसे अपन बोस्किनेस और वेस्टरगार्ड में क्या लेते थे, आर अपॉन जेड लेते थे, ठीक। यहाँ से लोडेड एरिया की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ अपन ने उस आर की जगह क्या कंसीडर कर लिया, ए कंसीडर कर लिया। जैसे आर अपन जेड अपन वेस्टरगार्ड और बोस्किनेस में लेते थे तो उसकी कुछ एक वैल्यू थी अपनी कितनी 1.52, उसके अप्रोक्सीमेट में अपन ने निकाल के देखा था, ठीक है। तो वो ही अपने को यहाँ करना है। यहाँ आर अपॉन जेड की जगह इसने क्या कंसीडर कर लिया, ए अपॉन जेड कंसीडर किया है। अब ए अपॉन जेड पे एक वैल्यू इसने मान लिया इसकी, यहाँ पे जो इसकी एक वैल्यू आई है वो कितनी है 1.1, ठीक। इस पॉइंट पे ये जो सेपरेट एरिया है, सॉरी ये जो लाइन आ रही है रेडियल लाइन और कंसेंट्रिक लाइन क्रॉस कर रही है, वहाँ पे जो वैल्यू आई है वो अपनी कितनी है 1.11 है, ठीक। फिर आगे वाला जो पोर्शन है इसको दिखाया है, इसकी मान ली इसने 1.39 जो कि इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो इन दोनों वैल्यूज़ पे अपने को क्या निकालना है, वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है, सिग्मा जेड निकालना है इन दोनों का यूज करके, ठीक। अब जो ये जेड है, ये जेड को तो इसने यहाँ पे क्या डिनोट किया है, डेप्थ यूनिट है,
कि डेप्थ कितनी है भाई सॉइल की। ठीक, फिर एक स्केल भी लिया है इसने कि ए और बी के बीच मान लो कोई एक स्केल है, तो वो इन्फ्लुएंस जो वैल्यू है यहाँ स्टार्ट से अपने को किसका पता चलेगा, इन्फ्लुएंस वैल्यू का पता चलेगा। जो कि इन्फ्लुएंस वैल्यू कितनी है अपनी, जैसे फॉर्मूला है कि क्या है 1/m × n है। अब यहाँ m तो क्या है कंसेंट्रिक सर्किल और n क्या है रेडियल लाइन्स। अब यहाँ से अपने को क्या पता चलेगा, इन्फ्लुएंस फैक्टर का पता चलेगा, उसकी वैल्यू का पता चलेगा। तो उसकी वैल्यू का जो पता चलेगा उसका अपन क्या लेते हैं, एक स्केल लेते हैं। अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो क्या कर लेते हैं, स्केल लेके फिर प्लॉट करते हैं। ठीक, तो जो इन्फ्लुएंस फैक्टर कैसे निकलेगा, मान लो कि ये कंसेंट्रिक सर्किल अपने किसी टाइम पे कितने बने हुए हैं, 5 बने हुए हैं और रेडियल लाइन भी 5 है, तो इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना हो जाएगा 1/5 × 5, तो कितना आ गया 1/25 के अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक, तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो ये अपना क्या निकलेगा इन्फ्लुएंस फैक्टर को अपन जाके कहाँ रख देंगे, अपने सिग्मा जेड के फॉर्मूले में। ठीक, तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी, वर्टिकल स्ट्रेस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपना क्या था न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। ठीक, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है अपना इक्विवेलेंट लोड मेथड। ठीक, इक्विवेलेंट लोड मेथड का मीन्स क्या है कि मान लो कोई भी अपना एक प्लेन एरिया है, कोई भी एरिया है, उसके ऊपर एरिया का मीन्स भी जैसे कोई सॉइल्स का स्पेसिमन अपन ने लिया है, उस सॉइल्स के स्पेसिमन पे डिफरेंट पॉइंट पे लोड की कंडीशन लेके और फिर उसकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस निकाल ली। ठीक, तो वो अपने को कैसे निकालनी, तो मान लो कि ये कोई अपना जैसे ये यहाँ पे डायग्राम प्लॉट है, यहाँ डायग्राम प्लॉट कर रखा है ये वाला। ठीक, अभी डायग्राम प्लॉट किया है, इस प्लॉट पे क्या किया है कि कोई भी ये प्लेन सेक्शन है अपना पूरा। ठीक, इस प्लेन सेक्शन पे 4 लोड लग रहे हैं अपने Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक, अब इन 4 लोड का ही जो अपने को एक इक्विवेलेंट निकाला है वो इनका कुछ डिस्टेंस b तो विड्थ है, मान लो इधर की साइड ओरिजेंटल में कुछ डिस्टेंस लेके और z डेप्थ पे एक p पॉइंट लिया और उस p पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है इक्विवेलेंट लोड निकालना है कि पूरा इनका इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है। ठीक, और इस इक्विवेलेंट निकलने के बाद अपने को क्या निकालनी है वर्टिकल स्ट्रेस निकालनी है। ठीक, अब देखिए इसने क्या लिखा है, क्या बोला है, द गिवन लोडेड एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स एंड टोटल लोड्स फ्रॉम ईच यूनिट इज अज्यूम्ड टू एक्ट द सेंट्रोइड एज ए पॉइंट लोड। जो इसका सेंट्रोइड होगा वो एज ए पॉइंट लोड होगा। तो क्या कहा है कि जो लोडेड एरिया है वो एक कोई भी जैसे ये एरिया है अपना लोडेड पूरा, अब इसको कुछ 4 पोर्शन में अपन ने डिवाइड कर लिया लोड की कंडीशन को। ठीक, फिर इसका फाइनल जो एक पॉइंट लोड लिया है वो अपन ने कहाँ ले लिया, P पॉइंट पे ले लिया, इक्विवेलेंट कर लिया। ठीक, तो ये ही एक स्टेटमेंट के रूप में इक्विवेलेंट लोड कह रहा है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन इज देन अप्लाइड एंड द रिक्वायर्ड स्ट्रेस एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज दैट अप्लाइड एंड द required stress at a specified point is obtained by summing up the contributes of the individual points load from each of the units। ठीक, इन सब का जो सम करते हैं अपन Q1 Q2 Q3 का, इनका सम करके एक पॉइंट पे लोड निकालते हैं तो वो अपनी क्या निकलेगी वर्टिकल स्ट्रेस निकलेगी। इफ़ द इन्फ्लुएंस वैल्यू जो है इन्फ्लुएंस वैल्यू है वो मान लिया कितनी KB1 KB2 KB3 KB4 है फॉर द पॉइंट लोड्स Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ठीक है, पॉइंट लोड क्या माने Q1 Q2 Q3 और Q4 और इन्फ्लुएंस वैल्यू KB1 KB2 KB3 KB4 हो गई। ठीक है, तो अब जो इसका फाइनल अपन फॉर्मूला जानते हैं कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है KB × Q। ठीक, यूज कौन सी थ्योरी कर रहे हैं यहाँ, बॉस्किनेस थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू अगर इसका पूरे का इक्विवेलेंट निकालते हैं, अपने पास 4 लोडेड की कंडीशन है तो क्या निकल के आता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू KB1 × Q1 प्लस KB2 × Q2 प्लस KB3 × Q3 प्लस KB4 × Q4। ठीक, तो ये अपना फाइनल जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस या इक्विवेलेंट लोड है वो निकल के आता है।
इक्विवेलेंट अगर लोड देखते हैं तो Q1 Q2 Q3 Q4 आता है, और इक्विवेलेंट अगर पूरी स्ट्रेस देखते हैं सिग्मा Z देखते हैं तो वो आती है KB1 Q1 KB2 Q2 KB3 Q3 और KB4 इंटू Q4। ठीक है, तो ये था अपना इक्विवेलेंट लोड मेथड। ठीक, समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रेपेजोइडल मेथड, लोड स्ट्रिप मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होगा कि मान लो कोई भी अपन ने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक, एक स्ट्रिप ले ली, ये कोई स्ट्रिप ली है, ओनली ये एक स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप पे कोई लोड लग रहा है, अपना यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, तो ये लोड नीचे की कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने सेपरेट एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, इस लोड की वजह से कितनी उस जो सोइल से अपनी नीचे ग्राउंड लेवल उसमें कितनी स्ट्रेस आएगी, तो वो सब कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स अजम्पशन दैट द स्ट्रेस गेट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन टू एरिया द एजेस of which are obtained by taking an angle of distribution at one vertical to an horizontal। ठीक, जो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कुछ एक स्लोप ले ली अपन ने 1:n की कोई स्लोप ले ली। ठीक, तो वो उस इतनी स्लोप पे वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब जो ये जनरली अपन ये स्लोप कंसीडर करेंगे, ये कितनी करेंगे, मान लो कि 2 तो वर्टिकल ले लेंगे, 2 तो क्या ले लेंगे वर्टिकल, और 1 क्या ले लेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक, जनरली 2 वर्टिकल रेशियो 1 हॉरिजॉन्टल स्पीड इज कंसीडर बिलो द लोडेड एरिया। जो ये पूरा अपना मान लो ये स्ट्रिप है, ये कहाँ है, यहाँ पे है, ये B विड्थ की है, इसके ऊपर ये लोड आ रहा है AB, कितना यूनिफॉर्म लोड आ रहा है। अब इसके जस्ट बिलो, ये इसका जस्ट बिलो है जिसकी विड्थ ये है, लेकिन जो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कुछ विड्थ और, मतलब इसी के साइड में कुछ विड्थ और होगी, उस पर डिस्ट्रीब्यूट और होगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अपन ने लिया है कितना, 2 वर्टिकल रेशियो 1 हॉरिजॉन्टल, जो वो लिया है उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ ये अपना पोर्शन निकल के आता है ट्रायंगल का दोनों साइड में। ठीक, अब ये अगर पूरे पोर्शन को देखते हैं तो ये शेप अपनी कैसी बन गई, ट्रेपेजोइडल बन गई। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या रख दिया, ट्रेपेजोइडल मेथड। ठीक है, ट्रेपेजोइडल शेप में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड, तो इसका नाम क्या रख दिया, ट्रेपेजोइडल। अब देखिए B विड्थ पे, मतलब अब अगर आप पूछे कि भाई जो ये स्ट्रिप है इसके ऊपर ये यूनिफॉर्म लोड आ रहा है, ये कितनी विड्थ पे सोइल्स है, जो ये अपना ग्राउंड है नीचे, ये कितनी विड्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फाइनल, तो वो अपन कितना बताएंगे। एक तो इसकी खुद की ये विड्थ हो गई B, ठीक है, और दूसरा जो ये लिया है अपन ने, इसकी वजह से कितनी विड्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, n इंटू जेड पे, और इतना ही ये इधर होगा n इंटू जेड पे। तो फाइनल जो अगर अपन इसकी बताना चाहें कि भाई कितनी विड्थ होगी, कितना एरिया होगा जिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो होगा अपना B + 2nz, B + 2nz, इतने एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेप्थ कितनी है इसकी, z है। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा मेथड, ट्रेपेजोइडल मेथड। अब देखिए अभी जो अपन ने ये निकाले हैं भाई, न्यू मार्क्स जो इन्फ्लुएंस चार्ट है वो क्या बोल रहा है कि किसी भी शेप में कर सकते हो, किसी भी शेप में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये उसने खुद ने कहा है। तो वही अपन डिफरेंट शेप ले रहे हैं, तो उस डिफरेंट शेप लेने के बाद जो वर्टिकल स्ट्रेस निकलेगी तो उसका जो फॉर्मूला होगा निकालने का वो क्या होगा, तो वो भी इन्होंने बना के दिया, ड्राई करके दिया। तो वो क्या क्या दिए, फर्स्ट तो उन्होंने लिया रेक्टेंगुलर एरिया के लिए। तो रेक्टेंगुलर एरिया के लिए अगर देखते हैं, फॉर रेक्टेंगुलर एरिया सिग्मा जेड इज इक्वल टू Q इंटू BL अपॉन B + 2nz इंटू L + 2nz। ठीक है, ये तो था रेक्टेंगुलर एरिया के लिए, ये फॉर्मूला निकलेगा। Q क्या है, यहाँ पे लोड है, B क्या है, विड्थ है, L क्या है, लेंथ है, और N क्या है, वो जो रेशियो लिया है अपन ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। फिर देखिए स्क्वायर एरिया के लिए अगर देखते हैं, स्क्वायर एरिया के लिए क्या आएगा, QB² अपॉन B + 2nz का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर एरिया है, जानते हैं एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B² होता है। यहाँ रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, B इंटू L होता है, तो इसलिए यहाँ B इंटू L आ गया, इसलिए नीचे दोनों वैल्यू कंसिडर करनी पड़ी। यहाँ पे
एक ही अपना बी है तो क्या कर लिया, बी प्लस 2nz का होल स्क्वायर कर दिया, तो वो निकल के आ गया। ये फॉर्मूला भी अगर इसने बनाए हैं तो ये किस बेसिस पे बनाए हैं, अपन जानते हैं कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन ए होता है। तो नीचे इसने एक तरह से एरिया ही तो कंसिडर किया है, ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया क्यू बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस 2nz। तो एक की जगह ओनली ये कंसिडर किया, अगर याद करने का तरीका देखें। फिर है फॉर स्ट्रीप लोड, अगर स्ट्रीप लोड की कंडीशन, स्ट्रीप पे अगर लोड आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा भाई, Q इंटू बी इंटू एल अपॉन बी प्लस 2nz इंटू एल प्लस 2nz। ठीक है, तो ये अपना किसके लिए था, स्ट्रीप के लिए था। अब यदि भाई जो विड्थ है वो बहुत कम है लेंथ के कंपेयर में, तो क्या कर लेंगे, एल प्लस 2nz की जगह पर क्या कंसीडर कर लेंगे, ओनली एल कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी प्लस 2nz। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट्स इसमें फार्मूलाज, तो इन फार्मूलाज को देखना, अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बेस पे अपने पूरे न्यूमेरिकल सोल्व आउट होते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए आज अपने क्या क्या वापस एक बार देखते हैं क्या रेड किया। फर्स्ट था अपना न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड में क्या कहा था कि इसमें जो चार्ट बनता है वो एक तो कंसेंट्रिक सर्किल और रेडियल लाइन, कंसेंट्रिक सर्किल 10 यूज़ की जाती है और रेडियल लाइन 20 होती है, और बोस्किनेस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है, तो उसी के बेसिस पे ये सोल्व होती है, ये चार्ट बनता है। ठीक, ये कुछ चार्ट था अपना इस शेप में। ठीक है, फिर था इक्विवेलेंट लोड मेथड। इक्विवेलेंट लोड मेथड में कोई भी जैसे है प्लेन, उस पर डिफरेंट जगह पे लोड लगा हुआ है, तो उसका एक रिजल्टेंट पॉइंट पी पे जेड डेप्थ पे लोड निकालना है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KB1 Q1 प्लस KB2 Q2 प्लस KB3 Q3 प्लस KB4। ठीक है, फिर था ट्रेपेजोइडल। ट्रेपेजोइडल का कुछ ये इस शेप में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, फिर ये कुछ फॉर्मूला थे अपने इन्हीं के बेसिस पे, तो ये फॉर्मूला जो हैं रेक्टेंगुलर के लिए, स्क्वायर के लिए एंड स्ट्रिप के लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।